सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो भाई आज हम लगाने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए लाइव मॉक टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। ऑल इंडिया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अल्टीमेट लाइव टेस्ट 7 के नाम से। ठीक है जी। तो इससे पहले के जो मॉक टेस्ट है उनका सॉल्यूशन भी हमने देखा हुआ है। ठीक है। तो इससे पहले के मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन की वीडियोस जो है वो एक प्लेलिस्ट, उनकी वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इससे पहले के जो भी मॉक टेस्ट हैं उनके सॉल्यूशन को भी देख सकते हो। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरह से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट आंसर तक पहुंचेंगे, और इसी तरह की बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती है, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। ठीक। चलिए भाई, शुरू हो गया। तो आपके सामने मॉक टेस्ट शुरू हो चुका है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपके पास बहुत सारा टाइम होता है इसमें। ठीक है। तो 90 मिनट होते हैं, 90 मिनट में आप, यार ये एरो कैसे चेंज हो गया, पता नहीं कैसे एरो चेंज हो गया, कोई नहीं, बाद में देखेंगे इसको। तो आप सबको पता है इसमें 4 सेक्शन होते हैं और काफ़ी टाइम होता है आपके पास। ठीक है, 90 मिनट होते हैं, तो इसलिए आप अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जो भी सेक्शन आप पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो उसको पहले, और जो बाद में अटेम्प्ट करना चाहते हो बाद में। ठीक है। टाइम बहुत होता है, तो आप आराम से जिस सेक्शन को पहले चाहें उस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करें, जिसको बाद में चाहें बाद में अटेम्प्ट करें। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्रम से लेके चलेंगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी क्रम होगा वहीं उसको उसी तरीके से लेके चलेंगे। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। मैं, अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन को देखना चाहते हो तो मैं इंग्लिश में आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, बट हम मेनली इसका सॉल्यूशन हिंदी में देखेंगे। ठीक है। अब ब्यूनस आयर्स में ISSF विश्व कप 2025 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? देखो, करंट अफेयर क्वेश्चन है प्योर। ठीक है। और करंट अफेयर का मामला गड़बड़ है। ठीक है। एक सेकंड, ये शायद इसकी वजह से तो नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, अब चेंज हो गया। तो करंट अफेयर का मामला आप सबको पता है बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तो इसीलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। SAFF अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 में 2025 किस राज्य में हो रही है? फुटबॉल चैंपियनशिप है, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद नॉर्थ ईस्ट में हो, बट नॉर्थ ईस्ट में भी 3 स्टेट है, तो नॉट श्योर। इसको भी बाद में देखते हैं ना, करंट अफेयर क्वेश्चंस पढ़ाई हो नहीं रही है करंट अफेयर की। 28 जनवरी को पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। उन्हें आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? पहले भी काफ़ी बार मॉक टेस्ट में आ चुका है, और यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे पंजाब केसरी, तो उन्हें शेर पंजाब भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज़, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय समुद्री दिवस, जो भारत के पहले स्टीमशिप SS लॉयल्टी की ऐतिहासिक यात्रा की स्मृति में मनाया जाता है, प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस, देखो, अब इसका थोड़ा सा, अब 5 अप्रैल को कुछ है, तो इस वजह से ये मेरे को याद है। 5 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। बाकी आप लोग भी अगर याद करना चाहते हो तो याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, ये पहले मॉक टेस्ट में आया हुआ है ऑलरेडी, है ना, 2-3 बार आया होगा, बट क्योंकि ये 5 अप्रैल को है तो इस वजह से मेरे को याद रह गया, क्योंकि 5 अप्रैल को थोड़ा सा कुछ इम्पोर्टेंट डे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला? तो मोदी जी को आप सबको पता है, सारे देशों के पुरस्कार मिले हुए हैं। अब श्रीलंका का कौन सा मिला है?
श्रीलंका रत्न, श्रीलंका मित्रा विभूषण, श्रीलंका भारत विभूषण, श्रीलंका मैत्री पदक। श्रीलंका रत्न, अब देखो ऑप्शन से जा सकते हैं क्योंकि पता तो है नहीं, तो रत्न तो नहीं होना चाहिए, है ना। श्रीलंका रत्न, श्रीलंका मित्रा विभूषण हो सकता है, श्रीलंका भारत विभूषण ये भी मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, श्रीलंका मैत्री पदक ये भी हो सकता है। नाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो बी और डी के चांसेस ज़्यादा है। अब अगर आप देखें मित्रा, तो आपने एक सुना होगा संघ मित्रा, अरे वो एक, खैर छोड़ो। तो मित्रा सरनेम से मेरे हिसाब से श्रीलंका का कनेक्शन हो सकता है, मतलब मित्रा नाम जो है। मैत्री, तो आपको पता होगा बुद्ध के जो आने वाले हैं। तो फोर्थ और सेकंड में से मित्रा ज़्यादा मुझे ठीक लग रहा है, तो इसके साथ जाते हैं, बाकी लेट्स सी, है ना, हो सकता है फोर्थ भी ठीक हो, देख लेंगे। किस मंत्रालय में संशोधित BANKNET बैंक नेट ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया गया? किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है बैंक नेट पोर्टल, ई नीलामी पोर्टल? वित्त मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालय? आवास और शहरी मंत्रालय तो कट हो जाना चाहिए क्योंकि बैंक नेट है और नीलामी से संबंधित है, तो बैंक वगैरह से रिलेटेड होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, तो ये सेकंड मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय? बैंक से रिलेटेड, नीलामी से रिलेटेड, तो मेरे हिसाब से तो ब्रॉडर अगर देखा जाए तो वित्त मंत्रालय जो है वो बैंक वगैरह के लिए ऐसा कुछ लॉन्च करेगा, है ना। अगर RBI वगैरह होती, यहाँ पे ऑप्शन में RBI वगैरह होती तो शायद उसके साथ जाते हैं। ठीक है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का बैंक से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। थर्ड भी कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय इसमें नहीं ही होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर बैंक वगैरह का इशू है, मतलब बैंक वगैरह की बात है, तो वित्त मंत्रालय फाइनेंस कमीशन जो है वो अपना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। चमन अरोड़ा, चमन जी आ गए। चमन अरोड़ा को 2024 में डोगरी भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किस साहित्यिक कृति में, कृति के लिए मिला? चमन और अरोड़ा साहब हैं, डोगरी भाषा में इन्होंने कोई किया होगा, साहित्यिक कृति इन्होंने की होगी, तो साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है इनको। और इनमें से कोई सा भी सुना हुआ लग ही नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, दिल्ली पुलिस द्वारा छेड़छाड़ पर रोक लगाने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई दस्ते, शुरू किए गए दस्ते का नाम क्या, ये होना चाहिए ना। तो भाई किसके लिए, दिल्ली पुलिस द्वारा छेड़छाड़ पर रोक लगाने और महिला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक दस्ता बनाएगी जिसका नाम क्या हो सकता है? रक्षा, शक्ति, शिष्टाचार, महिला सुरक्षा, नारी सुरक्षा? तो शिष्टाचार नाम से तो आई थिंक नहीं होना चाहिए ना, शिष्टाचार महिलाओं से संबंधित ऐसा कुछ, तो महिलाओं के नाम पे होना चाहिए, नारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा ऐसे, है ना, शक्ति, ऐसे कुछ नाम होने चाहिए। तो इन तीन में से होना चाहिए आई थिंक, तो महिला सुरक्षा, नारी सुरक्षा, रक्षा, शक्ति। तो नारी सुरक्षा ज़्यादा सही लग रहा है ना, तो मेरे हिसाब से इसके साथ जाना चाहते हैं, इसके साथ जाना चाहिए, बाकी तो देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीतिक विश्लेषक और मतदान विशेषज्ञ के रूप में अपने योगदान के लिए हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसे सूचीबद्ध किया गया था? राजनीतिक विश्लेषक और मतदान विशेषज्ञ के रूप में विशाल रेड्डी, रामचंद्र राव, प्रवीण पुल्टा, चंद्रबाबू नायडू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 2024 में निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण संरक्षण के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? ये पहले मॉक टेस्ट में आया हुआ है। सुंदरलाल बहुगुणा, अनंत दर्शन शंकर, सुनीता नारायण, राजेंद्र सिंह? ये पहले भी मॉक टेस्ट में आ चुका है ना, बट यार उस वक्त शायद मैंने लिखा नहीं या क्या, तो इसका आंसर क्या हो सकता है भाई? सुंदरलाल बहुगुणा तो शायद बहुत पहले के हो जाएंगे, अभी तो नहीं मिला, मिला होगा उनको 2024 में। अनंत दर्शन शंकर, ऐसा तो कोई नाम नहीं था आई थिंक। सुनीता नारायण या फिर राजेंद्र सिंह, इन दोनों में से एक के साथ जाना चाहिए।
सुनीता नारायण या राजेंद्र सिंह। तो 3 मेल है इसमें, तो शायद मेल हो तो मेल के साथ जाते हैं। लेट्स सी। ठीक है, ये से गेस किया जाता है, हो सकता है गलत हो, है ना। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, और सबसे ज्यादा कहाँ पर है? अपना बिहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? टोटल 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इंग्लिश में यार थोड़ी देर पॉज करके थोड़ी देर इंग्लिश में करके रखना पड़ेगा। काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि इंग्लिश में 2-4 सेकंड तक आपको दिखाना चाहिए क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्देशीय जल अपवाह नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्देशीय जल अपवाह वाली नदी है? अंतर्देशीय जल अपवाह वाली नदी है। मासी, सुकरी, मिठड़ी, साबी। अच्छा, ये क्वेश्चन भी पहले मॉक टेस्ट में आया हुआ है, किसी मॉक टेस्ट में तो आया हुआ है, और इसका आंसर आई थिंक शायद साबी था। पहले मॉक टेस्ट में आ चुका है। सेम ऑप्शन भी बिल्कुल सेम ही थे, तो मेरे हिसाब से साबी था इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल से आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? किस राज्य को हरित क्रांति के आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आप सबको पता है हरित क्रांति का जो मेन फोकस एरिया था वो वैसे भी पंजाब हरियाणा की साइड वाला रहा, है ना। तो पंजाब हरियाणा से शुरू किया गया था, और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा वो फलीभूत हुआ। हरित क्रांति के जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा पंजाब और हरियाणा में ही, इधर की साइड नॉर्थ में ही देखने को मिले। तो पंजाब से ही शुरू किया गया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? कानून बनाने की प्रक्रिया। आयरिश, ब्रिटिश, अमेरिकी या कनाडाई। कानून से संबंधित तो भाई ब्रिटिश संविधान ही होना चाहिए। मोस्टली जितने भी कानून से रिलेटेड चीज़ें हैं वो मोस्टली ब्रिटिश संविधान से ही ली गई है। ठीक है, चलिए। ललिता डैश के लोक संगीत का एक रूप है। ललिता डैश के लोक संगीत का एक रूप है। किसका रूप है भाई? इसका कुछ आइडिया नहीं। नेक्स्ट चलते हैं ना। रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? रायगढ़ घराना है आपका किससे? कथक से रिलेटेड। ठीक है, घरानों से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, तो अच्छे से इनको पढ़ के याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में कैल पौध? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, अभी भी रिसेंटली शायद हमने 3-4 मॉक जो लगाए हैं उसमें भी दो दो मॉक में ऑलरेडी आया हुआ, पहले से आ चुका है ना। अगेन ये क्वेश्चन आ गया। केल पौध कहाँ मनाया जाता है भाई? कर्नाटका में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियो प्रसारण वायुमंडल की किस परत में कार्य करता है? जो रेडियो का प्रसारण होता है वो किस परत में कार्य करता है? बाहर के वायुमंडल में, बाह्य वायुमंडल में वो कार्य करता है। ये आपने अरे पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला भाई इसने? लोकसभा अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, लोकसभा का सदस्य न रहने पर वह पद खाली कर देगा। सही बात है। वह किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र लिखकर पद त्याग कर सकता है। ये पहले भी शायद क्वेश्चन आया सेम। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं वो अपना त्याग पत्र देते हैं डिप्यूटी स्पीकर को, उपाध्यक्ष को देते हैं, ना कि राष्ट्रपति को। ठीक है, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। ठीक है, तो इसने गलत पूछा, तो सेकंड वाला जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक धन विधेयक से संबंधित उपबंध नहीं है? किसी कर का अधिरोपण। ये शायद ये भी सेम क्वेश्चन पहले अभी शायद पिछले ही मॉक टेस्ट में आया है।
कि जो धन विधेयक है इससे संबंधित कौन सा नहीं है, ठीक है। 110 आर्टिकल वगैरह भी याद रखने हैं आपको। किसी कर का अधिरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनियमन, बिल्कुल सही बात है, ये किया जाता है। भारत की संचित निधि से रिलेटेड जो भी काम किया जाएगा उसके लिए धन विधेयक ही लाना पड़ेगा, ठीक है। स्थानीय प्रयोजन के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अर्थदंड का अधिरोपण। स्थानीय प्रयोजन के लिए भाई जो प्रयोजन है इसके लिए धन विधेयक क्यों लाया जाएगा, वो भी दंड वगैरह को डिसाइड करने के लिए। भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा के लिए भी धन विधेयक आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो भाई, टिहरी बांध डैश राज्य में स्थित है। आप सबको बताइए, बहुत बेसिक सी चीज़ है। जो टिहरी बांध है, हाँ टिहरी बांध है, वो कहाँ पे स्थित है, यूके, मतलब उत्तराखंड में। एक सेकेंड यार, क्या हो जाता है, उत्तराखंड में, ठीक है। और किस नदी पर है, पहली बात तो ये सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। और किस नदी पर है ये? भागीरथी नदी पर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा इसने, किस राज्य में स्थित, अच्छा कोई नहीं आएगा ना इसमें, तो इन तीनों में से तो है ही नहीं किसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी नई श्रृंखला में नए 500 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों के पीछे की तरफ डैश का एक रूपांकन है। तो अभी तक ये भाई 2000 रुपये का पूछ रहा था, तो आज इसने चेंज कर दिया, ठीक है। तो 500 रुपये के पीछे क्या है, लाल किला। आप सबको पता होगा कल अभी यहाँ पे एक भयानक विस्फोट हुआ, तो क्या कह सकते हैं भाई, राजधानी भी सुरक्षित नहीं दिखती ऐसे तो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2022 तक भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध हैं। 2022 तक कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो अभी हाल फिलहाल तो 11 ही है ना, पहले 10 जोड़े गए थे, है ना, 42वें संविधान संशोधन से। कौन से पार्ट में, भाग नंबर 4A में जोड़े गए थे, कब, 1976 में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन से, ठीक है। तो 11वां, और किसकी समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे, ठीक है। और टोटल 10 जोड़े गए थे। अब 11th जो था वो कब जोड़ा गया, 2002 में 86th अमेंडमेंट से 6 से लेके 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान कराना, ठीक है। तो कितने मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश पर्व किस सिख गुरु के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप सबको पता होना चाहिए। जो प्रकाश पर्व है, तो वो इन सिखों के सबसे जो पहले गुरु हैं, गुरु नानक देव, ठीक है, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है प्रकाश पर्व। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागरीय भूपर्पट्टी मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के बेसाल्ट से बना होता है, जो समुद्र तल के नीचे कितने किलोमीटर तक फैला होता है। भूपर्पट्टी मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के बेसाल्ट से बना होता है, जो समुद्र तल के नीचे कितने किलोमीटर तक फैला होता है। ये फैला होता है आपका 5 से 10 किलोमीटर के बीच में ही, पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, डिटेल में समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा असांतत्य भूपर्पट्टी को मेंटल से अलग करता है। असांतत्य क्या कह रहा है भैया, इंग्लिश में देख लो एक बार इसको। Discontinuities separates the earth crust from the mantle. Which of the following continuities, अच्छा ये पहले भी शायद आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सा असांतत्य भूपर्पट्टी को मेंटल से अलग करता है। गुटेनबर्ग, मोरोविसिक, कॉनरेड, रेपिटी। आई थिंक इसका था मोरोविसिक था, ठीक है। उस वक्त जब ये क्वेश्चन आया था तो शायद मैं भी कह रहा था यार ये क्या है। तो उसमें ऐसा होता है कि जो भी ये परतें हैं ना, भूपरपट्टी, ये वाली भूपरपट्टी मान लो, फिर मेंटल है, और फिर क्रोड है। तो इनके बीच में जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये बीच में, इनके बीच में ये एक एक डिसकंटिन्यूटीज या जो भी असांतत्य जो भी होता है यहाँ पे होता है, सबके नाम अलग अलग होते हैं, बट
मेरे को सबके नाम तो याद नहीं है, बट ये सेम क्वेश्चन आया था मेंटल और भूपरपट्टी का। तो इनके बीच में आई थिंक मोरो रिसिक ही था, यही नाम था आई थिंक, है ना। गलत भी हो सकता है, बट जहाँ तक मुझे लगता है यही होना चाहिए। ठीक है। और बाकी सबके भी अलग अलग नाम है। इसको रिवाइज करूंगा, आगे कभी आएगा तो फिर आपको भी समझाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पीडीएस का क्या अर्थ होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। जो आपको राशन मिलता है ना, इसको पीडीएस प्रणाली कहते हैं। पीडीएस के तहत ही आपको मिलता है राशन। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2007 तक गरीबी में 5% की कमी डैश योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो 2007 तक गरीबी में 5% तक की कमी किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? देखो, पंचवर्ष योजना के साथ ना टाइम पीरियड भी दे दिया, तो और आसान कर दिया आपके लिए काम। 2007 तक गरीबी में 2007 तक गरीबी में 5% की कमी, तो किस योजना का लक्ष्य होना चाहिए? ये होना चाहिए 10वीं पंचवर्ष योजना का। अब देखो, कुछ लोग समझ सकते हैं इसको, इससे पहले वाली का क्यों नहीं हो सकता? 10 साल पहले डिसाइड किया गया हो, क्या पता। बट मेरे को भी हो सकता है पहले भी किया गया हो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि क्योंकि पंचवर्ष योजना में क्या होता था, 5-5 वर्ष के लक्ष्य बनाए जाते थे कि 5 वर्ष में हम ये करेंगे, इन 5 वर्षों में ये करेंगे। तो हो सकता है कि 2002 में ये डिसाइड किया गया हो इस पंचवर्ष योजना में कि 2007 तक हम 5% तक गरीबी को कम कर देंगे। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन 4 होना चाहिए, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता, ऑप्शन में से भी हो सकते हैं शायद। ठीक है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि भाई इसी वाली पंचवर्ष योजना की बात होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 5-5 वर्ष की बात करते थे काम के लिए, तो यही वाली पंचवर्ष योजना होनी चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी काल्पनिक रेखा अफ्रीका महाद्वीप से नहीं गुजरती? अब यार ये शायद 100-200 बार तो आ चुका है, सेम ही क्वेश्चन। अफ्रीका से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, बट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इससे होकर नहीं गुजरती। ठीक है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से रिलेटेड है भाई आर्टिकल नंबर 124। ठीक है, जिसको आप सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल भी कहते हो। ठीक है, हालांकि इनकी ट्रिक्स वगैरह होती है, तो वो भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समुदाय का हिस्सा नहीं है? तो वर्ल्ड बैंक का हिस्सा कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये तो शायद यूएन का हिस्सा है ना। तो बाकी सब ऑप्शन तो पता हो ना पता हो तो भी दिक्कत नहीं है कुछ। WTO तो यूएन का हिस्सा है। ये पूछ रहा है वर्ल्ड बैंक का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो यही नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो यूएन का हिस्सा आई थिंक। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? ये भी पिछले 3-4 मॉक से लगातार आ रहा, इसको लिख ही लेते हैं यार लोग। इसका ना, इसके ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। वो एक क्या नाम है उनका, वो करंट अफेयर के काफ़ी फेमस टीचर हैं जो। तो एक बार ऐसी शॉर्ट्स पे मैं देख रहा था, या फिर मैंने कुछ सर्च किया था तब देखा था, तो वो काफ़ी अच्छा लगा, लगी ट्रिक, तो मैंने लिखी थी। अब देखो, जीवाणु 3 चीज़ें होते हैं ना, जीवाणु, विषाणु और एक प्रोटोजोआ। ठीक है, तो वायरस और बैक्टीरिया, जीवाणु कौन से हो जाएंगे भाई? बैक्टीरिया। ठीक है, और विषाणु कौन से होते हैं? वायरस। ठीक है, वायरस। तो भाई जीवाणु की बात चल रही है, तो जीवाणु की ट्रिक क्या थी? अ, पंडित का टिक ऐसे करके थी कि पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है सगो, ऐसे था कुछ। ठीक है, तो प से होता है भाई प्लेग या प्लेग, डी से डिप्थीरिया। ठीक है, तो से तपेदिक, यानी कि अपना टीबी। ठीक है, और का से अपनी, अपनी नहीं भाई काली खांसी। ठीक है, और इसमें टी से क्या होना चाहिए? टिटनेस, और टी से ही होता है अपना टाइफाइड। भाई अपना नहीं है, अपना नहीं है। ठीक है, टाइफाइड। और न्यू से होता है निमोनिया या निमोनिया। ठीक है से हैजा। और इसमें स गो से, स से था शायद सिफिलिस करके था कुछ, सिफिलिस।
और गो से था आपका गोनेरिया। ठीक है, तो ये सारे जीवाणु से होने वाले रोगों की ट्रिक है। आपसे पूछ रहा है कौन सा एक जीवाणु से होने वाला है, रेबीज है क्या? नहीं। कुष्ठ रोग है क्या? नहीं। मलेरिया है क्या? अच्छा, कुष्ठ रोग तो होता है यार इसका ही, जीवाणु का ही। कुछ रह गया क्या हमारा? पंडित, डी त क टी क, अच्छा अच्छा अच्छा, ये क से ना, क से कुष्ठ रोग ही होता है, यहाँ पे रह गया, सॉरी, कुष्ठ रोग रह गया। ठीक है, तो क से कुष्ठ रोग होता है, तो ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहो तो वो, खैर ये तो आपको यूट्यूब वगैरह पे मिल जाएंगे, बट आप चाहो तो लिख लो भाई। वायरस की भी ट्रिक क्या थी कि रचना हमें पानी दो, ऐसे करके थी। और उसके बाद ये था कि ये ले विष पी, तो यानी कि ये विषाणु से रिलेटेड है। इसके आगे था कि ये ले विष पी, यानी कि ये विषाणु से रिलेटेड है, वायरस से रिलेटेड है। तो इससे क्या हो जाएगा, अपना रेबीज हो जाएगा। अरे यार भाई, अपना नहीं। ठीक है, इससे चिकन पॉक्स हो जाएगा। ठीक है, और एच से आपका क्या हो जाएगा, मतलब आपका नहीं, एच से क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस होता है। और म से क्या, एम से क्या होता है, मिजल्स होता है। ठीक है, दाद वगैरह। और ई से इबोला। और पानी में प से पोलियो। ठीक है, दो से डेंगू। और और भी था इसमें कुछ शायद, रचना हमें पानी दो, जरा, जरा था, ज से जीका था। ठीक है, इसको बहुत बार रिवाइज कर दोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा, ट्रिक वगैरह बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगी चीज़ें। चलो आगे चलते हैं, बहुत टाइम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने डैश बीजों का उपयोग करके फसलों की खेती की। एक बीजपत्री बीज नहीं, अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज। ठीक है, द्विपत्री, कम उपज देने वाले नहीं। तो जो ज़्यादा बीज, ज़्यादा उपज देने वाले कौन से बीज थे? HYV, हाई यील्ड वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की शारीरिक रचना से संबंधित है? ऑलरेडी पहले भी आया हुआ क्वेश्चन, PY का क्वेश्चन भी है, मॉक में भी आ चुका है। मानव नेत्र की शारीरिक संरचना जो होती है वो आइरिस होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल चक्र में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में महासागरों, झीलों, नदियों में मौजूद तरल पदार्थ, तरल जल गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भाई, जल का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। क्या ये छठी क्लास के बच्चा नहीं, छठी क्लास के बच्चों को नहीं पता होगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग क्यों किया जाता है? अगेन ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है यार, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, कार्बन का अपर अपर रूप है, सस्ता है, कोमल तथा भंगुर है, इसलिए इसका यूज जो है वो पेंसिल में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा तेजी से चलेंगे ना, बहुत टाइम हो गया। अनुचुंबकत्व पदार्थ कैसे होते हैं? अनुचुंबकत्व चुंबक से दुर्बल बल द्वारा विकर्षित होते हैं, चुंबक से प्रबल बल द्वारा विकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर प्रबल बल द्वारा आकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर दुर्बल बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकत्व। कुछ आइडिया नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैडमिंटन में युगल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई डैश होगी। ये अगेन पहले भी आ चुका है, मैंने आपको वो GK GS की, शायद GD की वीडियो थी, GD की शायद मैं 2 ही वीडियो लेके आ पाया था GK GS की। उससे मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि अगर गेम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें गेम के बारे में सारी चीज़ें लिख लो आप। ठीक है, बैडमिंटन से रिलेटेड सारी चीज़ें हमने देखी थी, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी होती है याद रखना, 6.10 मीटर। ठीक है, और ये 13.40। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लॉक स्ट्रोक शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ब्लॉक स्ट्रोक, फुटबॉल में स्ट्रोक तो नहीं होना चाहिए, क्रिकेट में स्ट्रोक नहीं होना चाहिए, बिलियर्ड्स और टेबल टेनिस। भाई देखो, स्ट्रोक शब्द जो है ना, मैंने मोस्टली सुना है टेनिस में, तो ब्लॉक स्ट्रोक भी इसमें ही होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, बट 99% मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए।
निम्नलिखित में से किसे वृत्त चित्र चीलुपो के लिए 2020 में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कसीनाथुनी विश्वनाथ, केजंग डी थोंगडोक। नो आइडिया यार, करंट अफेयर का क्वेश्चन है वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2020 तक टेस्ट क्रिकेट में भारत का सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज है? तो टेस्ट क्रिकेट में अपने सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए? अनिल कुंबले जी ने लिए, ये सबको पता होगा, नॉर्मल सी चीज़ है अगर आप क्रिकेट देखते हो तो। क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में खेल में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे कैपिटल फाउंडेशन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था? खेल में उनके योगदान के लिए राजीव जलोटा, नरेंद्र बत्रा, ए के गुप्ता, ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। नो आइडिया भाई, इसका भी कोई आइडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? रासायनिक परिवर्तन की विशेषता कौन सी नहीं है? ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के पहले चैप्टर में, शायद पहले या दूसरे चैप्टर में है। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ये सब। यह अपरिवर्तनीय होता है, यह अपरिवर्तनीय होता है, ठीक है। केमिकल जो चेंज होता है उस वापस नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है। ऊर्जा में कोई शुद्ध परिवर्तन शामिल नहीं होता है, ऊर्जा में कोई शुद्ध परिवर्तन शामिल नहीं होता है। परिवर्तन तो होता है ना, आई थिंक। इसमें ऊर्जा का अवशोषण शामिल होता है, ऊर्जा का कोई शुद्ध परिवर्तन शामिल नहीं होता है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए शामिल, ऊर्जा में भी तो परिवर्तन होता है ना इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस महासागर में तलछट जमा होने के कारण हुई? आप सबको पता है कि पृथ्वी पे पहले एक स्थल रूप था, एक जलीय रूप था, है ना। इसको आप क्या कहते थे? पेंजिया, जो स्थलीय रूप था, और जो जलीय रूप था उसको कहते थे पैंथलाशा, ठीक है। जो इस स्थलीय रूप था ये बीच में से टूटने लगा, और टूटने के बाद जब अलग हुआ, ऊपर वाले को कहा अंगारा और नीचे वाले को कहा गोंडवाना लैंड, ठीक है। और इसके बीच में जो पानी का ये जो सागर बना, इसको कहा गया टेथिस सागर। इसी से किसका निर्माण होता है? हिमालय का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक निकाय कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? चुनाव आयोग चुनाव आयोजित कराता है, बिल्कुल सही बात है। योजना आयोग कानून एवं व्यवस्था लागू करता है, ये तो पुलिस का काम है ना, तो ये गलत होना चाहिए। केवल एक ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंगुल हिरण भारत के किस भाग में पाया जाता है? हंगुल हिरण, हंगुल हिरण, आई थिंक ये मैंने सुना तो है। हंगुल हिरण कश्मीर में तो नहीं होना चाहिए ना, आई थिंक आसाम, राजस्थान में भी शायद ना हो, केरल या आसाम, हो सकता है आसाम की साइड हो या फिर साउथ में हो। आसाम के साथ जाते हैं ना, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैसों के मिश्रण का कुल दाब आंशिक दाबों का योगफल होता है, यह आंशिक दाबों का डैश का नियम है। किसका नियम है भाई? नियम वगैरह कुछ नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो डैश नदी के दक्षिण में स्थित है ना। ये भारत अगर है तो यहाँ पे एक नदी है, कौन सी? नर्मदा नदी। इसके दक्षिण का जो भाग है ये वाला, ये क्या है? दक्कन का पठार है, ठीक है, नर्मदा नदी के दक्षिण में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा आसिफ अली, ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। अरुणा आसिफ अली जो है निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है। काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942, ठीक है। चलिए, हो गए भाई सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर दिए। यहाँ पे देख सकते हो आप, 41 हमने अटेम्प्ट किए, 9 हमने स्किप किए, ठीक है। तो ठीक है, इतना अटेम्प्ट, इसमें से शायद गलत भी हो कुछ। चलो नेक्स्ट पार्ट कौन सा है भाई? रीजनिंग का, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे भाई, फर्स्ट से फर्स्ट का कनेक्शन देखना है पहले, फिर फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन देखना है, ठीक है। चलो, टी से आर, तो आर एस टी, तो -2,
-2 डी ई एफ जी, तो +3 यानी कि -3 हो गया इधर से। तो -2 करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जे के एल जे होना चाहिए। उसके बाद -2 करेंगे तो क्या होना चाहिए, वाई जेड ए वाई होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन खत्म। उसके बाद -3 करना है तो जेड ए बी सी, तो जेड होना चाहिए, ये ऑप्शन खत्म। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 26 1000, ये इसका कनेक्शन किससे होना चाहिए। तो पहले ये देख लो कि भाई इसका सम करके क्या आ रहा है, 5 3 8 और 2 10 और 6 16। तो 16 का कुछ कनेक्शन इसके साथ है, स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं है। 5 और 3 8, 6 और 2 8, 3 2 5, 6 5 11, ऐसा कुछ कनेक्शन तो दिख नहीं रहा। 5 3 15, 6 2 12। तो वो क्या हो सकता है, इससे ये बना। तो डिफरेंस देख लो इनका, है ना, जब कुछ समझ में ना आए तो डिफरेंस देख लो कितने का होगा। ये 1000 बन गया, यानी कि इसमें से मैंने 2526 घटा दिया। ठीक है, तो हो सकता है इसमें से भी 2526 घटाया जाए। 10 में से 6 गया 4, 10 में 2 गया 8, सॉरी 9 9 बचेगा ना यहाँ पे। तो 9 में से 2 गया, नहीं नहीं, ये एक इधर आ गया, यहाँ 10 बचेगा, सॉरी 10 में से 2 गया 8, और 6 में से 5 गया 1, 8 में 2 गया 6, 6184, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, और वैसे भी जब यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसा कनेक्शन इससे दिखेगा नहीं, तो डिफरेंस ही देखना पड़ेगा ना आपको, ये तो आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस में, ये सीपीओ वगैरह में आते हैं, काफ़ी आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसमें काफ़ी बच्चे क्या बेफिजूल के लॉजिक लगा के चेक करते रहते हैं। ठीक है, हालांकि करना चाहिए, बट आपकी अप्रोच ये रहनी चाहिए कि एक बार शुरुआत में डिफरेंस वगैरह देख लो आप। ठीक है, और स्पेशली ऐसे केसेस में जब आपको लगे कि ना तो मल्टीपल है, ना ही कुछ स्क्वायर और क्यूब वगैरह का कनेक्शन है। ठीक है, 6 8, 6 5 गया 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसने बोला विषम युग्म आपको बताना है। ठीक है, तो विषम जब भी आपको ऑड वन आउट छांटने के लिए बोले तो आपको लास्ट वाले पेयर से चेक करना है हमेशा। ठीक है, शुरुआत में आप लास्ट वाले पेयर से चेक करो। तो पी से के, तो के से पी, के एल एम एन ओ पी, तो +5, के से इधर +5। ठीक है, एच से एल, एच आई जे के एल, +4 है इसमें, इसमें 5 है। यहाँ पे ओ से टी, ओ पी क्यू आर एस टी, +5। बी से जी, बी सी डी ई एफ जी, +5। सब में +5 है लास्ट पेयर में, इसी में +4 है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि असंगत शब्द को चुनना है, इसमें से कोई एक शब्द जो है वो गलत दे रखा है इसमें, उसको आपको छांटना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, माइनस हुआ है और फिर प्लस हुआ है, प्लस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, सब जगह प्लस प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस क्यों किया भाई, तो हो सकता है इन दोनों में से एक गलत हो। तो सबसे पहले आप ना डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा। 9 में से 3 गया 6, 8 में से 1 गया 7 और 0, 76 आ गया इसका डिफरेंस। इसका डिफरेंस कितना होगा, इनका डिफरेंस यहीं लिख लेता हूँ 76। उसके बाद 7, और ये आपका 28, है ना। 20, 11 और 7, एक सेकेंड, 20 30 7 11 और 7 18 हो जाएगा, सॉरी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये प्लस हो रहा है ना, ये माइनस हो रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 50 60 27 28 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 70 80, 11 और 3 14। ठीक है, डिफरेंस का डिफरेंस देख लो, यहाँ पे कितना है, 18 चौक 72 और 4, तो 54 और 4 58 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये -76 था ना, माइनस हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे कितना हो रहा है, 8, -14, यहाँ पे +20, यहाँ पे -14, यहाँ पे +20, ऐसे होना चाहिए। तो ये वाली गलत दिख रहा है, शुरुआत वाला पेयर। तो इन दोनों में से एक गलत होगा, बट यहाँ से यहाँ का तो सही आ रहा है ना, तो ये वाला गलत होना चाहिए। ठीक है, और ऑप्शन में भी आपको 189 और 113 में से एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 189। ठीक है, बाकी सब में -14 और +20 -14 दिख रहा है, तो यहाँ पे भी +20 होना चाहिए था यहाँ पे, है ना। तो
ये गलत होना चाहिए। ठीक है, देख लिया आपने डिफरेंस से। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने आयत हैं ये बताना है आपको इसमें। तो आयत गिनो भाई। ये आपको स्क्वायर दिख रहा है ना, स्क्वायर भी आयत होता है बट आयत स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, ये पहले ही मैंने आपको बताया। तो एक, दो, ये वाला तीन, एक ये पूरा वाला चार, एक ये पाँच। ठीक है, पाँच हो गए। छः सात आठ। ठीक है, एक ये नौ, एक ये 10। और कहीं दिख रहा है क्या आपको? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। 10 ही दिख रहा है और तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। फिगर आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक के अपोजिट क्या है ये पूछा इसने। तो भाई एक देख लो। देखो यहाँ पे 6 डाइस दे दे, 10 दे दे, 20 दे दे, इसका कोई मतलब नहीं। आपको 2 डाइस ऐसे लेने हैं जिसमें कोई भी एक चीज़ कॉमन हो। तो मैं इन दोनों में देख लेता हूँ कॉमन क्या है। ये कॉमन है 5, यहाँ पे ये कॉमन है 5। तो 5 और 5 लिख लो, फिर क्लॉकवाइज घुमाओ इसको। तो 5 के बाद आएगा एक, इसमें 5 के बाद आएगा 3, तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, जो भी कॉमन है उसको लिख के क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते लिखो नीचे। ठीक है, जो भी आमने सामने लिखे जाएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ पे 5 लिखा हमने, क्लॉकवाइज घुमाया एक आया, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको क्लॉकवाइज घुमाया 3 आया, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे 6 आ जाएगा। तो एक के अपोजिट 3 आएगा, 4 के अपोजिट 6 आएगा, और जो बचा वो 5 के अपोजिट आएगा। ठीक है, तो एक के अपोजिट क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा इसने? जो इस आकृति में सन्निहित नहीं है, ये बोला इसने कि जो नहीं है वो बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए भाई, पहली वाली आकृति देखिए, इसमें है क्या? सबसे पहले स्क्वायर ऐसे देखो, छोटा सा कहाँ दिख रहा है आपको? ये दिख रहा, ये दिख रहा, और ये वाली आकृति ये दिख गई आपको। ठीक है, तो पहले वाली आकृति तो है। सेकंड वाली आकृति देखें, तो ये ऐसे लंबा सा ये आपको यहीं पे दिख रहा है गन जैसा, बट ये ना तो नीचे से कंप्लीट जुड़ा हुआ है और ना ही ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये वाला होना चाहिए। बट एलिमिनेशन देख लेते हैं ना, थर्ड वाले को देख लेते हैं। थर्ड वाला है क्या? थर्ड वाला देखें है क्या? ये आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये रहा, दिख गया, थर्ड वाला है। फोर्थ वाला देखें, फोर्थ वाला क्या है भाई? ये आपको दिख रहा है क्या फोर्थ वाला? ये रहा, नीचे ही दिख गया भाई, ये रहा। ये फोर्थ वाला भी दिख गया, यानी कि जो सेकंड वाला है ये इसमें नहीं है, तो सेकंड वाला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला इसने? पहले ऐसे घुमाया, फिर इसने ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा। मैंने आपको बताया कि जब भी आप कागज़ के टुकड़े को मोड़ने वाले क्वेश्चन करें, तो जिस तरफ से उसको मोड़ा गया एक एक परत को खोलें और उसके अपोजिट बनना चाहिए। जैसे ही इसने ऐसे मोड़ा, तो हम इसको ऐसे खोलेंगे और इसके अपोजिट बनना चाहिए। यहाँ पे ये जो है ना, इसके अपोजिट बनना चाहिए, सामने मिरर इमेज बनना चाहिए। यानी कि ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, बीच में ये हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली परत खुलेगी, ऐसे हो जाएगी ये वाली परत, जब ये वापस इधर खुलेगी, है ना। पहले ये वाली परत मुड़ी थी, फिर ये वाली परत मुड़ी थी, तो अब ये वाली परत खुलेगी, तो फिर से ये इसके सामने ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली परत नीचे मुड़ी थी, तो ये वाली परत ऊपर की साइड आ जाएगी, तो ये ऐसे करके अगेन ये ऐसे गोल गोल बीच में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आपको ये बनाने के लिए वहाँ पे मिलेगा नहीं, बट आप ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो। जैसे पहली चीज़ तो ये ऐसे करके देखो, मिटा देते हैं इसको। यहाँ पे इसका अपोजिट बनना चाहिए, तो अपोजिट बन रहा है क्या? ये ऐसे दिख रहा है यहाँ पे, गोला गोला, बट यहाँ पे देखो ये ऐसे दिख रहा है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे तो गोला होना चाहिए ना, ऐसे होना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन देखें, यहाँ पे तो बीच में गोला ही नहीं है ना, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये वाला गलत हो गया क्योंकि इसमें स्क्वायर्स दे रखे हैं। और थर्ड और फोर्थ में देखना पड़ेगा अब आपको। तो देखो ये वाला गलत हो गया, यहाँ पे ये नहीं है ना, ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए थी, ये वाली चीज़। तो ये वाली चीज़ गलत हो गई, और यहाँ पे देखो ये ऐसे भी दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो वो बचा, बस सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बताना है आपको? सही वाटर इमेज बतानी है आपको। तो वाटर इमेज में भाई क्या करो आप, सबसे पहले ये देख लो, ये वाले देख लो। टी और आर, यहाँ पे टी और आर ऐसे दिखेंगे, उल्टे दिखेंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा आर सामने। तो टी और आर यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है। और देखें थर्ड ऑप्शन में, नहीं, थर्ड वाले ऑप्शन में जो है वो आर गलत दे रखा है, तो थर्ड वाला ऑप्शन खत्म। ठीक है, उसके बाद अब देखो इनमें ना कोई भी एक चीज़ देख लो आप, एक दो
और लास्ट वाले में देख लो कोई सी जो डिफरेंट डिफरेंट हो। जैसे यहाँ पे जी दिख रहा है आपको, ये डी दिख रहा है, ये क्या है, ये अलग अलग है दोनों ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन तो सही हो सकता है। तो या तो आप जी देख लो या डी देख लो। डी को देखते हैं, है ना। डी को देखेंगे तो मिरर इमेज डी की कैसी बनेगी, ऐसी तो बनेगी। जैसा डी दिखाई दे रहा है वैसे तो डी बनेगा नीचे भी। समझ पा रहे बात को। अब जैसे जी है तो जी, एक सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में था ना। हम्म, यहाँ पे देखो, ये जो डी है ये तो एज इट इज ऐसे ही दिखना चाहिए, तो ये तो उल्टा दिखा है तो गलत हो गया। अभी जो जी है, जी की गर्दन नीचे आएगी बट खुला हुआ जो पार्ट है, इसको जैसे ऊपर ऐसे मोड़ दोगे तो ये ऐसे बन जाएगा ना। ये जी भी गलत दे रखा है तो सेकंड वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन एलिमिनेशन से करना होता है आपको डायग्राम वाले क्वेश्चंस। ठीक है, सेकंड और थर्ड गलत हो गया। फोर्थ में और फर्स्ट में देख लो क्या चीज़ अलग है। तो फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और फोर्थ में आपको क्या अलग दिखाई दे रहा है, कुछ वाई अलग दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे वाई सीधा है और यहाँ पे वाई नीचे की तरफ आ रहा है। तो देख लेते हैं वाई कैसा आना चाहिए। वाई सीधा है तो यहाँ पे भाई ऐसा आएगा नीचे वाटर इमेज में, तो ये वाला गलत हो जाएगा, फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीधा वाई नहीं आना चाहिए, उल्टा आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा खंड उन निरक्षर ग्रामीणों के लिए है जो किसान हैं। निरक्षर भी हैं और ग्रामीण भी है और किसान भी है। तो यहाँ पे लिटरेट्स हैं, यानी कि ये शिक्षित हैं, ये साक्षर हैं। तो भाई इसमें नहीं होना चाहिए, इसमें से हटा दो, बाकी इन दोनों में हो। तो वो कौन सा है, डी है ना। लिटरेट्स में से हटा दिया जाए और दोनों को कवर करने वाला तो डी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, वेन आरेख रूसी, कनाडाई और वैज्ञानिकों के बीच में संबंध को दर्शाता है, कौन सा। देखो मैंने हमेशा बोला जब भी वेन डायग्राम आए तो आप ये देखो कि तीनों, कोई एक व्यक्ति तीनों चीज हो सकता है क्या। कोई एक व्यक्ति रूसी हो और वही कनाडाई भी हो, है ना, कैनेडियन भी हो और वैज्ञानिक भी हो। तो कोई एक व्यक्ति रूसी और कनाडाई दोनों हो सकता है क्या। दो देश की नागरिकता ले सकते हो क्या आप, एक समय पे तो एक ही देश के नागरिक हो सकते हो ना। तो अगर कोई एक व्यक्ति तीनों हो सकता है तो उसके लिए ये वाला डायग्राम बनता है। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति तीनों नहीं हो सकता। तो देखें अब बनाने की कोशिश करनी है इसमें। तो देखो, रूसी, कनाडाई और वैज्ञानिक। तो भाई वैज्ञानिक हो सकता है कुछ रूसी हो और कुछ कनाडाई हो, है ना। ये वैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिक रूसी हो सकते हैं, कुछ कनाडाई हो सकते हैं, कुछ और देशों के भी हो सकते हैं। तो ऐसा डायग्राम बनना चाहिए। दिख रहा है क्या इसमें, इसमें तो है अच्छा हाँ पहले ही तो है, ये दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखो ये चार चार वाले जो आ रहे हैं ना, ये सामने सामने हैं, इसमें मोस्ट प्रोबेबली ना दो दो का कुछ कुछ कनेक्शन लगता है। ठीक है, या तो एक छोड़ के एक ऐसे दो का कनेक्शन बनेगा, या फिर ये ऐसे लगातार दो का कनेक्शन बनेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। तो 14 और 5 19, और यहाँ पे 25 और 40 50 60 70 हो गया। तो 14 पंजे 70 हो गया ये तो जोड़ने के बाद। लेकिन 19 अट्ठे 152 नहीं होगा इनको जोड़ने के बाद। तो भाई 14 और 5 19, 25, 25 में 20 प्लस कर दिया इसने, है ना। यानी कि 14 5 19 +1, 20 करने के बाद ये आ गया। 19 और 8 27 +1 यानी कि 28 अगर प्लस कर दूं तो 11 में ये आ जाएगा क्या, 8 और 1 9 2 1 3, बिल्कुल सही, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। क्या बोला इसने, मतलब क्या लॉजिक लग रहा है कि 14 और 5 19 है, 19 में एक ज़्यादा है, प्लस कर दो इसमें 20 तो ये आ जाएगा। 19 और 8 27, 27 में एक प्लस कर दो 28 तो ये आ जाएगा। ये 20 30 और 3 33, 33 में एक प्लस कर दो 34 तो ये आ जाएगा। 4 और 1 5, 4 3 7 75, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कुछ सब्जियां फल हैं तो कुछ सब्जियां क्या हैं, फल हैं। ठीक है, आलू एक सब्जी है तो आलू किसके अंदर आ जाएगा, सब्जी के अंदर। ठीक है, निष्कर्ष देखें भाई इसके कितने इतने सारे हैं। आलू एक फल है तो आलू फल के अंदर है क्या, नहीं सब्जी के अंदर है, तो ये गलत हो गया। आलू फल नहीं है, देखो दोनों कैसे हैं, ये जो स्टेटमेंट है दोनों पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसको काट दो, इसको काट दो, नेगेटिव कंक्लूजन को बिल्कुल काट दो। ठीक है, सभी सब्जियां फल हैं तो सारी सब्जियां फल है क्या, नहीं कुछ सब्जियां फल हैं, तो ये भी गलत हो गया।
जब सारे गलत हो जाए तो ईदर और का केस देख लेना एक बार, ऑप्शन में कहीं ईदर और का केस तो नहीं दे रखा। बिल्कुल कोई कनेक्शन नहीं है, ईदर और का कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये बोल रहा है कि तीन किसी तरह से समान है और जो भिन्न है ऑड वन आउट उसको छांटना है। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो साइन वगैरह दे रखे हैं ना, इसमें साइन दे रखे हैं ना सब में, हाँ, इसमें ये देख लो कि सारे ऑप्शन में सेम साइन है या नहीं है। जैसे इसमें देखो दो वी है और एक है, और इसमें देखो एक ही उल्टा वी है, इसमें भी एक ही उल्टा वी है, और नीचे वाले में भी एक ही उल्टा वी है। बाकी सब में दो दो एक एक वी है और इसमें दो वी है या फिर ए है, तो ये गलत हो गया। बाकी सारे देख लेते हैं एक बार। एक इक्वल टू का है, इसमें दो इक्वल टू के, इसमें दो इक्वल टू है, इसमें दो इक्वल टू है, तो ये पहला वाला ही जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी सबसे ऑड हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क पे क्या है आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं कैसे इसका शिफ्टिंग हो रही है। ये ये अपने से एक आगे चला गया यहाँ पे, फिर ये एक आगे आगे नीचे, अब ये एक और आगे चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए। और देखो ये फिलिंग जो है यहाँ पे, ये फिल हो रहा है, ये इधर शिफ्ट हुआ, फिर इधर हुआ, अब की बार किधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा राइट साइड पे। ठीक है, और एरो का देखो, एरो अपना इधर शिफ्ट हुआ ऐसे, इसको मिटा देता हूँ ना। एरो क्या हुआ, इधर आ गया यहाँ पे और उल्टा हो गया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आ गया, यानी कि नीचे आ गया, तो अब ये क्या होगा, आगे चला जाएगा अपने यहाँ पे आ जाएगा, और ये उल्टा होता चला जा रहा है, एक बार इधर एक बार इधर, तो अब ये अभी क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है भाई, देखो नीचे होना चाहिए, नीचे कोने में, तो नीचे ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, ये दिख रहा है ना ऐसा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ही लिखा जा रहा है, इसको ही लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा देखें। तो जैसे ही आपको नंबर्स में दिया जाए ना, तुरंत आप क्या करो, इनका सम कर लो। तो NUIST ANC और ई, तो 4 10 4 14, 14 और 10, 14 और 10 24, 4 28 29 31, 31 और 5 36, 3 4 5 6 7 8 86। तो इसका तो कुछ कनेक्शन नहीं बन रहा। NTUISANCE, 10 और 10 20 4 24, 24 और 4 28, 30 और 31 5 36, 3 4 5 6 7 8 86। तो नहीं बन रहा, तो एक बार इसके अपोजिट का देख लो। देखो अपोजिट के लिए क्या करोगे, आप कुछ नहीं करना है इसमें, बस ऐसा कुछ जोड़ो कि 27 बन जाए। तो ये 13 जोड़ना है इसमें, तब 27 बन जाएगा। इसमें 6 जोड़ना है। ठीक है, अपोजिट का मतलब होता है उसमें क्या जोड़ा जाए जो 27 बन जाए। तो 9 में क्या जोड़ें जो 27 बन जाएगा, 18। 19 में क्या जोड़ें, 8। इसमें 26, इसमें 13, इसमें 24 और इसमें 22। तो 6 3 9, और 9 8 17, 3 20 और 5 25, 30 31 32 34, 36 और 4 40, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो 130 आ गया, इसके नज़दीक आ गए हम, यानी 130 में +4 कर रखा है इसने। अब इसमें देख लेते हैं, इसके भी अपोजिट देखना है आपको। ई कितना होता है, 5 होता है। ई कितना होता है, 5 होता है, तो 5 का अपोजिट 22, आर का अपोजिट 9, ए का अपोजिट 26, एस टी 19 का अपोजिट 8, यू 21 का अपोजिट 6, आर का अपोजिट 9, ई का अपोजिट 22। तो 9, तो 11 6 17, 17 3 20 पर 25, 30 40 41 42, 4 5 6 7 8 9 10, 102 में 4 जोड़ दिया, बिल्कुल सही। तो इनके अपोजिट में +4 कर दिया आप। ठीक है, तो पी का अपोजिट पी होता है 16, 16 का अपोजिट 11, एच का अपोजिट 19, आई का अपोजिट 18, और 12 का अपोजिट हो जाएगा आपका 15, 15, आई का अपोजिट 18, पी का अपोजिट 11, और एस का अपोजिट ST 19 का अपोजिट 8। 10 8 18, 18 और 10 28, 29 30 और 7 37, 37 और 3 40 और 5 45, 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 115 में 4 जोड़ेंगे, 119, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था, लेंदी सा था।
एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रामन कहता है, रामन कहता है, रमन नहीं रामन है, बताओ। वह मेरे इकलौते पुत्र, तो रमन कह रहा है वह मेरे इकलौते पुत्र, तो इनका कोई इकलौता पुत्र है। के पिता, तो इसके पिता ये हो गए। की इकलौती पुत्र वधु, तो इकलौती पुत्र वधु यानी कि इनकी इकलौती पुत्र वधु का इकलौता पुत्र है, तो यानी इनका पुत्र है ये। ठीक है, वह आदमी रामन से किस कैसे संबंधित है, तो ये रामन से कैसे, इसके पुत्र का पुत्र, पोता, पोता कह रहा हूँ, पोता। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक संख्या को अगली संख्या और एक अन्य संख्या जो उसकी अगली संख्या की 3 गुनी है के साथ जोड़ा जाता है, तो इन 3 संख्याओं का योग 64 है। संख्या बतानी है। जब एक संख्या को उसकी अगली संख्या और एक अन्य संख्या जो अगली संख्या की 3 गुनी है, तो देखो पहले एक संख्या प्लस उसकी अगली संख्या यानी कि x+1 हो जाएगी, है ना। अगली संख्या हो जाती है +1, प्लस उसकी अगली संख्या का 3 गुना यानी कि अगली संख्या जो है इसका 3 गुना एक साथ जोड़ा जाएगा तो 64 हो जाएगा। देख लेते हैं हम, 6 एक्स एक्स+1 +3x+3 बराबर 64। तो 3 और 1 4, 4 इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 60 बचेगा, ये 3 4 5। तो 5x बराबर 60, x बराबर आ गया आपका 12। तो क्या पूछा है, संख्या, तो x मानी थी संख्या, तो 12 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, शब्दकोश के अनुसार लगाना है। तो ऑप्शन में चेक करिए, सबसे पहले क्या आएगा, 1 2 5। तो 1 2 5 में से पहले क्या आएगा, देखो 1 2 5। तो ए पहले आएगा तो दो पहले आना चाहिए। तो भाई दो पहले आएगा, तो यानी कि या तो सेकंड या फिर थर्ड। तो देखो दो आ गया, फिर इसके बाद चार तो आएगा ही आएगा, चेक क्यों करना, फिर पाँच आएगा, चेक क्यों करना, फिर या तो तीन या तो एक आएगा, तो 3 और 1 में से देख लो पहले कौन सा आएगा। ठीक है, वही आंसर आपका हो जाएगा। तो 3 और 1, तो 1 और 3 में से पहले क्या आएगा, MAI, तो LMN। तो पहले एल आता है ना, तो एक आएगा। 1 और 3 में से पहले कौन आएगा, एक आएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। PQRS भाई है, ए बी की पत्नी है, तो ए जो है ये पत्नी साहिबा है किसकी, बी की। बी सी का पुत्र है, तो ये सी के पुत्र हैं। डी बी की बहन है, तो इनकी बहन है डी। सी आर का पिता है, तो सी क्या है, पिता है आर का, यानी कि इनका ही कोई भाई बहन होगा। तो आर इनका भाई बहन होगा कोई, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे दे रखा PQRS भाई है, तो आर जो है वो भाई है। ई डी का पति है, तो ई जो है वो डी का पति है, तो डी का पति है भाई ई। तो ऐसे लिख देता हूँ साइड में ऐसे करके, ई जो है इनका पति है। ठीक है, ठीक है। बी का पी से क्या संबंध है, बी का पी से क्या संबंध है, पी कहाँ है भाई, पी तो दिख नहीं रहा इसमें। अच्छा पी ये रहा है यहाँ पे। PQRS भाई है, तो आर भी यहाँ पे है, तो PQR भी यहाँ पे होंगे, RS यहाँ होंगे, सारे ही भाई भाई हैं। तो किसका संबंध, बी का पी से क्या संबंध है, तो बी कहाँ पर है, बी ये रहा और पी ये रहा, सब भाई बहन है ना, तो भाई हुआ ये तो, सिंपल, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई भी पेन पेंसिल नहीं है, सभी पेंसिल चौक हैं, तो सारी पेंसिल जो है ये चौक है। ठीक है, ठीक है। कोई चौक पेन नहीं है, तो कोई भी चौक पेन नहीं है, तो चौक चौक और पेन का कोई डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा है कि नहीं। पेंसिल और पेन का डायरेक्ट कनेक्शन दे रखा है, बट चौक और पेन का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं दे रखा कि है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत होना चाहिए। कोई पेंसिल पेन नहीं है, तो कोई भी पेंसिल पेन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, पेंसिल और पेन तो एक दूसरे है नहीं आपस में। ठीक है, कुछ चौक पेंसिल हैं, तो कुछ चौक पेंसिल हैं, बिल्कुल सही, ये भी सही बात है। तो केवल सेकंड और थर्ड होना चाहिए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए, देखो 12 + 6 18 और +12, और इसमें प्लस आपका 30 40 50 54। ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 50 और 50 100, और 46 47 48। ठीक है,
तो यहाँ 6 12 24 48, अच्छा 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, तो डबल डबल जुड़ता जा रहा है, गैप क्या है, डबल होता जा रहा है, 6 फिर 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96। अब 96 हो जाएगा प्लस, तो 102 और 96 198, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ही लिखा जाता है, इसको ही लिखा जाएगा, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। फर्स्ट से फर्स्ट का कनेक्शन और फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन आपको सबसे पहले चेक करना होता है, ठीक है। तो चेक करिए भाई, आर से जे, तो आर से जे का कनेक्शन फर्स्ट से फर्स्ट का है क्या कुछ, JK LMNOPQR, JK LMNOPQR, JK 10 से RST 18 -8 MNO -2 F, ये भी काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा ना। तो फर्स्ट से फर्स्ट का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, लास्ट से देख लेते हैं, WRSTUVW 5 हो गया प्लस, OPQRS नहीं, FGHIJKLMNO फर्स्ट और लास्ट का कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, या तो फर्स्ट से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन नहीं दिखता, उसके बाद आप क्या करेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप रैंडम चेक करेंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप क्या क्या चेक कर सकते हो, ABCD दिख रहा है इसमें, क्रम में दिख रहा है कि आपको, ये नहीं, एक दूसरे के अपोजिट वगैरह दिख रहा है कि आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, तो आई का ही एक ज़्यादा है, ठीक है। ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, एल से एक ज़्यादा है। वी का अपोजिट क्या होता है, वी 22 का 5 होता है, तो एक ज़्यादा है, बिल्कुल सही। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है, और वी से एक ज़्यादा है, यानी इसने अपोजिट में +1 कर रखा है, तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। जैसे आपने अल्फ़ाबेटिकल देखा, तो आपको पता है कि या तो ये 1 2 3 4 मतलब ई क्रम में होना चाहिए था यहाँ पे, या फिर अपोजिट वगैरह तो नहीं है, तो जैसे ही मैंने चेक किया तो अपोजिट में +1 दिख रहा है। तो आप देखें यहाँ पे, आर का अपोजिट क्या होता है, आई होता है, आई का +1 जे हो जाएगा। यू का अपोजिट क्या होता है, TU 21 का अपोजिट 6 होता है, तो यहाँ पे एफ हो जाएगा, एफ का +1 जी हो जाएगा। आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, ठीक है, तो आर का एस हो जाएगा, ठीक है। और एन का अपोजिट क्या होता है, एम होता है, तो एम का +1 एन हो जाएगा, तो JGSN, तो JGSN ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, राशि सुलेखा या आभा के आसन नहीं, आसन का मतलब होता है बगल में, ठीक है, यहाँ अगल बगल नहीं है, ठीक है। अनुराधा सुलेखा के आसन नहीं है, ठीक है। राशि मेनका के आसन है, तो यानी कि मेनका बैठी है, सॉरी मोनिका बैठी है, मेनका कह रहा हूँ, मोनिका के बगल में है राशि, या तो इधर हो सकती है राशि, ठीक है, या फिर अगर मोनिका जी यहाँ पे बैठी हैं तो राशियाँ हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है। मोनिका पंक्ति के मध्य में है, तो 5 लड़कियां तो बीच में, तो 2 यहाँ पे होंगी और 2 यहाँ पे होंगी, ठीक है, ठीक है। अनुराधा किसके आसन है ये बताना है आपको, तो देख लेते हैं। राशि सुलेखा या आभा के आसन नहीं है, तो राशि के बगल में सुलेखा या आभा नहीं है, तो या तो सुलेखा और आभा इन दोनों प्लेस पे होंगी, ठीक है, दोनों इधर उधर कहीं ना कहीं होंगी, ठीक है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, राशि के बगल में नहीं तो यहाँ पे होंगी सुलेखा और आभा, ठीक है, अगल बगल कहीं भी हो सकती है। और क्या था, राशि सुलेखा या आभा के आसन नहीं है, ठीक है। अनुराधा सुलेखा के आसन नहीं है, तो अनुराधा सुलेखा के आसन नहीं है, तो एक ही तो जगह बची अनुराधा की, यहाँ पे बचेगी अनुराधा, यहाँ पे बचेगी अनुराधा, यानी कि राशि के बगल में है अनुराधा। ये पूछा अनुराधा किसके आसन में है, हाँ राशि के बगल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के क्रम में लगाना है आपको। देखें सबसे पहले 2 आएगा, चेक ही मत करो, इसके बाद 1 या 3 में से क्या आएगा ये चेक करना है आपको, ठीक है। तो 1 और 3 में से पहले क्या आएगा, PALE, तो बी पहले आएगा, ई आएगा, बी आएगा पहले, तो 1 पहले आएगा, ठीक है। तो 2 के बाद 1 पहले आएगा, तो ये 2 ऑप्शन खत्म। उसके बाद 1 के बाद 3 आएगा, फिर 4 और 5 में से क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन तो खत्म। तो 4 और 5 में से क्या आएगा, PAN, तो LMN, तो 5 पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, रीजनिंग हमने कंप्लीट कर ली, 25 क्वेश्चन हो गए, ठीक है।
अब आ चुके हैं हम मैथ्स पे, ठीक है। 15 क्वेश्चन होंगे इसके। चलिए, भूमि पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। भूमि से 3000 मीटर ऊपर तापमान 12 डिग्री सेल्सियस है। ज्ञात कीजिए कि भूमि से प्रत्येक 100 मीटर ऊपर तापमान कितना घटता है। भूमि पर इतना है, 3000 मीटर ऊपर इतना है, तो 3000 मीटर ऊपर जाने पर, 3000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान कितना बढ़ा, सॉरी घट गया ना, 30 से 12 हो गया तो कितना घट गया ये, 18 डिग्री सेल्सियस घट गया। यानी 3000 मीटर अगर मैं ऊपर गया तो ये 18 डिग्री सेल्सियस घट गया। तो अगर मैं 3000 से इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या आ जाएगा कि 1 मीटर ऊपर जाने पर कितना डिग्री सेल्सियस जो है ये घट गया। तो मेरे को कितना निकालना है, 100 मीटर पे निकालना है, तो 3 से काट दो इसको, 3 एकम 3। सॉरी भाई, छींक आ गई है। तो 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 6 18। तो अभी आ गया मेरे पास कि 1000 मीटर अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो ये 6 डिग्री सेल्सियस जो वो कम हो जाता है। मेरे को क्या निकालना है कि 100 मीटर ऊपर जाने पे कितना होगा, तो एक जीरो हटानी पड़ेगी। तो ऊपर एक पॉइंट लगा देता हूँ, है ना। तो एक जीरो हटाने के लिए ऊपर एक पॉइंट लगा दिया, सॉरी, डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना इसको। 6/1000 है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 1 मीटर, अगर मैंने 6/1000 लिखा है, तो ये 1 मीटर ऊपर जाने पर इतना तापमान बढ़ रहा है। मुझे 100 मीटर ऊपर जाना है तो इंटू 100 कर दिया मैंने, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6/10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3/5 जो है वो 100 मीटर ऊपर जाने पर तापमान घटता है, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले मैंने निकाला कि 1 मीटर ऊपर जाने पर कितना तापमान घटता है, फिर मैंने निकाल लिया कि 100 मीटर ऊपर जाने पर कितना तापमान घटता है। ठीक है, सीधा सवाल ऐसे करो डायरेक्ट। मैं अभी नीचे 100 बना के भी कर सकता था, बट आप ऐसे समझो डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक धनराशि को, एक सेकंड, एक धनराशि को, एक धनराशि को प्रतिवर्ष 10% ब्याज पर 18 माह के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करते हुए निवेश किया गया। यदि परिपक्वता पर देय धनराशि इतनी थी तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी। आसान सा सवाल। रेट क्या है, 5% है। 18 माह है और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होगा। अर्धवार्षिक रूप से मतलब 6 6 महीने के 3 स्लॉट बन जाएंगे, क्योंकि 18 महीने हैं तो 6 6 महीने के 3 स्लॉट बन गए। रेट है 10% पर एनम, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी 6 6 महीने के लिए। ठीक है, परिपक्वता पर देय राशि कितनी हो जाएगी, 83,349। तो आपको पता है 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, यानी कि 5 एकम 5 दूनी 10। तो कोई राशि 20 से 21 हो रही है, और वो कितने टाइम तक हो रही है, 3 स्लॉट यानी 3 साल तक हो रही है। 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21 हो रही है 3 टाइम तक, ठीक है। तो कोई राशि अगर इतनी है, 2 दूनी 4 दूनी 8, अगर वो 8000 है तो 8000 से वो इतनी हो जाएगी, कितनी, 21 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21। और यही दे रखा है, इस किसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू दे रखी है ये, इसकी 8000 की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि 83349 किसकी वैल्यू है, 21 गुणा 21 गुणा 21 की वैल्यू है, और मुझे निकालनी है किसकी, 8000 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब इसको काटो, 7 से कट जाएगा, 7 × 63 बिल्कुल कट जाएगा, 7 × 21, 7 एकम 7, 7 एकम 7 6, 7 × 63 0, 7 7 49। फिर 7 से काटो, 7 × 21, 7 एकम 7, 7 7 49 0, 7 एकम 7। फिर 7 से काटो, 7 × 21, 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28, और 2 7 × 21। ठीक है, 3 × 9, 9 दूनी 18, 9 7 63, 3 × 9 = 27, 9 8 = 72,000। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य इतने रुपए है को 10% और 15% की दो क्रमागत छूटें देकर बेचा जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, क्रमागत छूटों का फॉर्मूला भी होता है, बट जब राशि इतनी आसान दे रखी है 1000 रुपये, तो आपको फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है। आपको पता है पहले वो 10% की छूट देगा, तो 10% इसमें से घटा दो, 1000 रुपये पे 10% की छूट मिल जाएगी, एक जीरो टाइम 100 रुपये की छूट मिल जाएगी, तो राशि कितनी की बचेगी, वो 900 रुपये की। अब इस पर 15% की छूट देनी है मेरे को, तो इसका 15% यानी देखो 10% तो 90 हो जाएगा, और 5% 10% का आधा यानी कि 45 हो जाएगा। तो टोटल कितने की छूट मिल जाएगी, 135 की। तो 900 में से 135 घटा दिया, कितना बचा, और ये 7। ठीक है, तो 765 रुपये की वो चीज़, 800 900, ठीक है, 765 रुपये की वो चीज़ बिकेगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सक्सेसिव अगर आप लगाना चाहते हो तो आपको पता है सक्सेसिव क्या होता है, x + y - xy/100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे सक्सेसिव की कोई ज़रूरत नहीं थी, आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई 14 और 56 के मध्यानुपाती, इसके और इसके तृतीयानुपाती का अनुपात क्या है। आप सबको पता है मध्यानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो आपको ए और सी दिया होता है, बी आपसे पूछा होता है। ठीक है, मध्यानुपाती यानी इनके बीच में क्या है ये पूछा होता है, तो ए और सी आपको दिया है। तो ए और सी कितना हो जाएगा, 14 × 56। तो ये बी स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है, बी आपको बताना है। सॉरी। तो बी कैसे निकालेंगे, आप स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पे रूट कर दो, स्क्वायर हटा दो। तो 14 × 56, तो 14 × 4 ऐसे लिख सकते हो, पेयर बाहर ले लो, एक 14 का पेयर एक बाहर आ गया, 4 बाहर आके 2 बन जाएगा रूट के। तो ये कितना हो जाएगा, 28। तो बी कितना हो जाएगा भाई, 28। यानी कि ये इसका मध्यानुपाती हो गया 28। ठीक है, पूछा क्या है, इसका और इसका रेशियो क्या होगा। तो देखो जो 28 आया यहाँ पे, या तो यहाँ पे फर्स्ट पे 28 आना चाहिए, या फिर 28 का जो है वो फैक्टर आना चाहिए कोई, है ना, 14 7 ऐसे करके। तो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 28 आ रहा है, खत्म काम। बाकी आप करना चाहते हो तो इसको भी कर लो। तृतीय अनुपात यानी कि सी पूछा है, ए और बी दे दिया है। ठीक है, तो अगेन बी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ए इंटू सी। ठीक है, तो ये इधर लाना पड़ेगा आपको, इसको 48.6, एक के बाद जीरो है तो यहाँ पे हटानी पड़ेगी जीरो। ठीक है, ठीक है, 9 से काटो इसको, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 36, 9 × 3 = 27। ठीक है, 3 × 3 3, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। ठीक है, 9 दूनी 18, 9 × 3 = 27, 2 × 1 = 2 × 5 = 10, तो 15 आ गया, 28:15। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे ये देख के कि 28 का कोई फैक्टर होगा, और निकाल भी सकते थे जैसे कि आपने निकाल लिया। ठीक है, एक व्यापारी द्वारा खरीदे गए आलू में 10% आलू खराब निकल गए। ठीक है, शेष आलूओं को उसने 20% के लाभ अर्जित करके बेच दिया, पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। भाई जो भी उसने आलू खरीदे उसमें से 10% आलू खराब निकल गए, बाकी जो आलू बचे उसने 20% के लाभ पर बेचा। उसने बोला कि पूरे सौदे पर उसे कितना लाभ हुआ। मैं मान लेता हूँ कि भाई 100 किलो आलू खरीदे उसने। ठीक है, ठीक है, 10% आलू खराब हो गया यानी कि 90 किलो आलू बचे। इस 90 किलो को 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो 90 का 10% कितना होगा, 9, और 20% कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, यानी कि उसने 18 रुपए के प्रॉफिट पर बेच दिया। टोटल उसको कितने रुपए मिले होंगे, 90 किलो आलू के 108 रुपए मिले होंगे। भाई मैंने 1 रुपए किलो आलू समझ लिया है। ठीक है, कभी आप समझो कि मैंने ये सोचा कि 100 किलो आलू 100 रुपए के खरीदे मैंने। ठीक है, ठीक है, 90 किलो आलू यानी कि 90 रुपए की खरीद थी मेरी, और उसको मिल कितना गया मेरे को, 108 रुपये मिल गया। यानी कुल मिला के मैंने 100 रुपये खर्च किए थे, और 100 रुपये के बदले 108 रुपये मैंने कमा लिया, यानी कि 8% का टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 100 रुपये पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लगाया जाता है, तो 2 वर्ष बाद 4% वार्षिक दर से 5,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो अर्धवार्षिक रूप से लगाया जा रहा है, 2 वर्ष बाद 4% रेट। देखो अर्धवार्षिक रूप से 2 वर्ष तक 6 6 के 4 स्लॉट हो जाएंगे, और रेट कितना हो जाएगा, 2%। ठीक है, अब अगर 2% करने जाओगे तो ये 50 से 51 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जब आपको इतनी ईजी वैल्यू दे रखी है तो सीधा करो, 2% का रेट हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा, अर्धवार्षिक है तो 4 ईयर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 2% निकालो पहले, इसका 2% कितना हो जाएगा, 1% इसका हो गया 50, 2% हो गया 100। तो पहले स्लॉट में मिलेगा 100 रुपये का ब्याज, अगले स्लॉट में 100 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा 2% का, यानी कि 100 पे 2% यानी 102 मिलेगा। अगले स्लॉट में दो तो मिलेगा ही मिलेगा, 102, तो इसका भी आपको 2% मिलेगा, यानी कि 204/100, यानी 102 रुपये तो थे ही, 2.04 और मिल जाएंगे, यानी कि 104.04। ठीक है, ऑप्शन इतने भी नज़दीक नहीं, आप ये मान लो कि अगले ईयर 104 तो मिलेंगे मिलेंगे, इस पे भी कितना मिल जाएगा, 2% मिल जाएगा, यानी कि 208 बटा, यानी कि 208/100, तो 2.08 और मिल जाएगा 104.04 पे। तो 8 4 12, 4 और 2 6, 106.12। तो 4 स्लॉट में इतना ब्याज मिल जाएगा। देखो 4 और 2 6, 1, 6 4 10 और 2 12, 412.16। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है इसको। तो देखो भाई पावर्स दे रखी है इसने, है ना, तो पावर को पहले सॉल्व कर सकते हो आप। तो 225 की पावर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख दो डायरेक्ट, 225 गुना 225, गुणा यहाँ पे 60 भी लिखा है, और डिवाइड किससे करना है इसको, 15 की पावर 5 से।
तो क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 15 की पावर 5। अब इसको आप कैसे कर सकते हो, पूरा पूरा काटने की जरूरत नहीं, देखो ऐसे लिख सकते हो आप 15 की पावर 2 गुणा 15 की पावर 2 गुणा 15। आपको पता है मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स जुड़ जाती हैं, मल्टीप्लाई हो और यहाँ पे बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये 15 की पावर 2 4 और 1 5 हो जाएगा, एक ही बात हो गई, ठीक है। लेकिन आपको पता है 15 की पावर 2 ये है, 15 की पावर 2 ये है, कट गया 15 चौका 60, तो 4 तो यहाँ पे आ गया। इंटू में क्या बचा 1021, तो 4 21 चौका 84, तो 4084, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम बहुत कम बच रहा है यार, हमने जीके जिसमें ज़्यादा टाइम ले दिया, थोड़ा तेजी से चलते हैं ना। ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, आधार की त्रिज्या इतनी दे रखी है, ऊंचाई बतानी है आपको। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर प्लस एच, ठीक है, किसका, बेलन का। ये आपको दे रखा है 3.52, रेडियस आपको इतनी दे रखी है, तो 2 पाई, ठीक है, इंटू आर आपको ये दे दी, आर प्लस एच बराबर है आपका 3.52, ठीक है। तो 7 पंजे 35, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। तो 22/10 बचा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पॉइंट लगा दो, 2.2 हो जाएगा, यहाँ से सब कुछ खत्म। ये 2.2 बचा, जो कि 2.2 कहाँ पे चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में चला गया 2.2। यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दो तो ये पॉइंट हो गया खत्म, ठीक है। 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 34 35, 11 दूनी 22। तो यहाँ कितना बचा, 2 एकम 2 6 12, 2 एकम 2, तो 1.6 बचा। और यहाँ पे 0.35 है, तो एच बराबर हो जाएगा 1.6 - 35, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 5 में से 4 गया, 5 में से 3 गया 2.1, तो 1.25, यानी कि अपॉन में 100, तो 25 पंजे 125, 25 का 100, तो 5/4, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 11 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए स्टार मार्क जो है वहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एक छोड़ के एक को जोड़ो, तो 5 प्लस इसको x मान लो, 5 + x प्लस 9 5, 9 5 14, 14 और 6 20 और 2 22, तो 22 + x हो गया ये 7 6 13, 13 और 5 18। तो इनका जो डिफरेंस है वो या तो 11 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि इनका डिफरेंस या तो 11 या 11 का मल्टीपल है, तो यहाँ 18 है, यहाँ 22 है, तो इनका डिफरेंस जीरो तो आ नहीं सकता, 11 ही आएगा। तो 11 रखने के लिए इसमें 11 जोड़ना पड़ेगा, 8 और 1 9 2 29 बनाना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पे 7 रखना पड़ेगा, तब ये 29 बनेगा, ये 18 बनेगा, इनका डिफरेंस आएगा 11। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाइप ए और बी पूरे टैंक को क्रमशः 15 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, ठीक है, जबकि पाइप सी खाली टैंक को 8 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। ए और बी 15 मिनट में खाली कर सकता है, बी 20 मिनट में खाली कर सकता है, सी भर सकता है इसको 8 मिनट में, ठीक है। ए बी सी एक साथ खोल दिया है तो कितने घंटों में भर जाएगा, तो भाई इनकी एफिशिएंसी निकालो। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 × 3 = 60, दूनी 120, तो 8 × 8 = 40, ये प्लस का हो गया, 20 × 120, ये माइनस का 15, 8 × 120, ये माइनस का। ये और ये मिलकर 1 मिनट में कितना खाली कर रहे हैं, 14 खाली कर रहे हैं, और ये 1 मिनट में 15 भर रहा है। भाई तीनों चले हुए हैं, ये तो 14 खाली कर दे रहे हैं 1 मिनट में, ये 15 भर दे रहा है, यानी कुल मिला के 1 मिनट में नेट एक काम हो पा रहा है, 1 मिनट में 1 यूनिट हो पा रहा है, और कुल 120 यूनिट करना है। तो 1 यूनिट 1 मिनट में हो रहा है, तो 120 मिनट में 120 मिनट में 120 यूनिट हो जाएगा, 120 मिनट यानी कि 2 घंटे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 6 गुना है। 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 10 गुना था, और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 3 गुना हो जाएगा। यदि प्रत्येक बच्चे की आयु कम से कम 2 वर्ष है तो उनके बच्चों की संख्या कितनी है। काफ़ी हैवी सवाल हो जाएगा यार, है ना। बेसिक से भी आपको थोड़ा सा तो इसमें करना पड़ेगा ना। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 6 गुना है। 2 वर्ष पहले उनकी आयु का, एक मिनट ना बाकी सवाल देख लेते हैं, पहले इसको देखते हैं, काफ़ी लेंदी सा लग रहा है मेरे को। एक चोर 10:30 10:30 बजे एक बाइक चोरी करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि
लेकिन आधे घंटे बाद चोर का पता चल जाता है और मालिक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाइक से उसका पीछा करना शुरू करता है, तो चोर कितनी देर में पकड़ा जाएगा? देखो, चोर चला यहाँ से 10:30 बजे, 50 की स्पीड थी उसकी, तो आधे घंटे बाद मालिक को पता चल गया, तो आधे घंटे में उसने कितना चल दिया होगा भाई? 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल सकता है, तो आधे घंटे में उसने 25 किलोमीटर जो है वो चल दिया होगा, और ये 25 किलोमीटर आगे निकल चुका मालिक से। मालिक ने 11 बजे चलना शुरू किया, मालिक ने 11 बजे चलना शुरू किया। अब मालिक की स्पीड है भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी मालिक क्या कर सकता है, 1 घंटे में 10 किलोमीटर को कवर कर सकता है डिस्टेंस को बीच में। कैसे? कि भाई ये तो 50 किलोमीटर चलेगा, ये 60 किलोमीटर, यानी इससे 10 किलोमीटर ज़्यादा चल सकता है 1 घंटे में। और उसको चलना टोटल कितना है, 25 किलोमीटर कवर करना है ना, तो 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर कवर करेगा, 2 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करेगा, और फिर आधे घंटे में 5 किलोमीटर कवर करेगा, यानी 2.5 घंटे में इसके पास पहुंच जाएगा बिल्कुल 25 किलोमीटर डिस्टेंस को खत्म करके। तो 11 बजे चल के 2.5 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 11, 12, 1 और 1.5। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राधा अपने घर से 5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय तक पैदल जाती है। सुबह वह 1 घंटे की दूरी तय करती है, 1 घंटे में दूरी तय करती है, जबकि शाम को घर लौटते समय उसे समान दूरी तय करने में 15 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो दो तरफा यात्रा के दौरान उसकी औसत गति कितनी है? देखो, सब ट्रिक वगैरह भूल जाओ, आप याद रखो कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम बराबर होता है आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 5 किलोमीटर गई, 5 किलोमीटर वापस आई, तो टोटल डिस्टेंस हो गया भाई 10 किलोमीटर। ठीक है, सुबह 1 घंटे में दूरी तय कर लेती थी, वापस आते वक्त उसको 1 घंटा 15 मिनट लगे, यानी कि 1.2 आवर्स लगे। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड आ जाएगी इसकी 2.25। तो ये 2 जीरो ऊपर बढ़ा दो, पॉइंट हटा दो, तो 25 निम्मा 25 चौका, तो 40/9, 9 चौक 36, 4/9, 4 से ही 4/9, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, बेसिक से करो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योगफल इतना है, तो रेडियस प्लस ऊंचाई दे रखी है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, आयतन बताना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का कितना होता है? 2πr, r+h। ठीक है, बराबर दे रखा है आपको 1716। ठीक है, 2 × पाई इंटू r+h आपको कितना दे रखा है? 39 बराबर 1716। ठीक है, तो ये 7 इधर जाएगा, अपॉन में 22 × 2 आ जाएगा, ये यहाँ से खत्म। ठीक है, तो इसको काटो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 6 इधर गया, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 6 इधर गया 55, 6 इधर गया 11 पंजे, 1 सेकेंड, 11 छिक्के 66। ठीक है, तो 4 से इसको काट दो, 4 तिया 12, 4 × 9 = 36, 39 यहाँ पे, 39 नीचे आ जाएगा, 39 39 खत्म। तो रेडियस बराबर आ गई 7। आपको निकालना क्या है इसका? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है इसका? πr²h, πr²। एच कितना हो जाएगा? देखो, r+h 39 है, आर अगर 7 है तो एच कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। तो इससे ये खत्म। यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो एक बार यूनिट डिजिट से चेक कर लो। 2 × 7 = 14, 4 दूनी 8, तो यूनिट डिजिट 8 आएगा तो खत्म, कैलकुलेशन करो ही मत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 16 है। देखो, समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु यानी कि ये एक्स है तो ये भी एक्स है, और ये 16 है। आपको पता है समकोण में क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग होता है। ठीक है, तो ये 256 हो गया, बराबर 2x² हो गया। ये इधर 2 आ गया, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो x² बराबर आ गया 128। तो 128 को कैसे आप तोड़ सकते हो? 64 दूनी 128 होता है। ठीक है, तो x² बराबर ये है, तो x क्या हो जाएगा? यहाँ स्क्वायर हटा के रूट लगा दो, तो 64 तो बाहर आके 8 हो जाएगा, अंदर बचेगा रूट। तो ये 8√2 हो गई, ये भी 8√2 हो गई। और क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार भी इतनी है और ऊंचाई भी इतनी है, तो इसको 2 चौक 8, 8 चौक 32, √2 की इंटू करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 32 दूनी 64, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैथ्स में एक क्वेश्चन रह गया था ना, वो अभी देखते हैं, चलो कंप्यूटर को देख लेते हैं पहले। इसने क्या बोला है कि गलत विकल्प चुनना है। ठीक है, MS एक्सेल में Ctrl+F का उपयोग शीट के भीतर टेक्स्ट खोजने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही, Ctrl+F फाउंड होता है। ठीक है, Alt+Enter शॉर्टकट की का उपयोग MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट की एक नई लाइन शुरू करने या वर्कशीट सेल में टेक्स्ट की रो या पैराग्राफ के बीच स्पेसिंग जोड़ने के लिए किया जाता है। MS एक्सेल में 2010 में F3 का उपयोग करके हम फाइल सेव नहीं करते भाई, F3 से F12 होता है शायद फाइल सेव का, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
MS एक्सेल में एलसीएम ये सब न्यूमेरिकल नहीं दे। अच्छा न्यूमेरिकल एलसीएम ही तो पूछा है इसने। एलसीएम इसका क्या होगा? तो क्या होगा इसका एलसीएम? 7 पंजे 35, 35 हो जाएगा इसका एलसीएम, ये तो पूछा है, बताओ। मेरे को लगा न्यूमेरिकल है, इसको क्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। MS ऑफिस में डेटाबेस मैनेजमेंट इससे किया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट किससे किया जाता है? वर्ड मैनेजमेंट के लिए तो नहीं होना चाहिए, एक्सेल भी नहीं होना चाहिए, एक्सेस, पावर पॉइंट, ये अलग सा लग रहा है, मैनेजमेंट के लिए ही होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राउजर में डैश एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें सूचनाओं की एक रेखा होती है जो आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग सूचना संग्रहित करती है। टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें सूचनाओं की एक रेखा से श्रृंखला होती है जो आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क पर ब्राउजिंग सूचना संग्रहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नहीं पता। वो मैथ्स का क्वेश्चन भी देखना है अभी। संबंधित संबंधित वेब पेजों के संग्रह को डैश कहा जाता है। वेब पेजों के संग्रह को क्या कहा जाएगा? वेबसाइट ही कहा जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मृति आकार स्मृति आकार कंप्यूटर के हिसाब से सबसे छोटे आकार का चयन करें। टेराबाइट, गीगाबाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट। तो केबी सबसे छोटा होता है, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। तो सबसे छोटा कौन सा है? किलोबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइल एडिट व्यू फाइल एडिट व्यू जैसे विकल्प डैश पर किसी विंडो में उपलब्ध होते हैं। ये शायद पिछली बार भी आया था, सेम ही क्वेश्चन। फाइल एडिट व्यू जैसे विकल्प कहाँ होते हैं? मेन्यू बार में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान आसान से क्वेश्चन दे रखे हैं भाई कंप्यूटर में तो आज। निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर को किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है और यह लागू करता है कि परिवर्तित या संशोधित सॉफ्टवेयर को भी मूल सॉफ्टवेयर के रूप में लाइसेंस दिया जाना चाहिए? कॉपीराइट जैसी कोई चीज़ होती होगी शायद, ऐसे ही कहना चाह रहा होगा ये। बाकी हम जल्दी जल्दी से चलते हैं आगे। एक मैथ्स का क्वेश्चन भी रह रहा है, मैथ्स को नहीं छोड़ सकते। डैश को दो फोन के बीच संदेश प्रेषण के लिए सार्वजनिक ढांचे जैसे सेल फोन टावर या इंटरनेट तक एक्सेस की आवश्यकता नहीं है। इनके बजाय वे ब्लूटूथ या सीधे वाईफाई कनेक्शन का उपयोग करते हैं। सेल फोन या इंटरनेट की आवश्यकता नहीं। ऑफलाइन प्रेषण, ऑनलाइन इन इंस्टेंट प्रेषण, चैटिंग। तो नेट की आवश्यकता, इंटरनेट की आवश्यकता ऑफलाइन में नहीं होगी ना, तो ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राउटर और गेटवे में नोड या दो अधिक नेटवर्क से जुड़ा होता है। राउटर और गेटवे में नोड या दो अधिक नेटवर्क से जुड़ा होता है। राउटर दो, इसको स्किप ही करता हूँ। अभी मैथ्स का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है बार बार, वो स्किप किया था हमने, उसको नहीं छोड़ना है अभी। ठीक है। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 6 गुना है। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु का योगफल के बच्चों की आयु के उनके बच्चों की आयु के योगफल का 6 गुना है। 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 10 गुना था। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 6 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे की आयु कम से कम 2 वर्ष है। उनके बच्चों की आयु का अंतर कितना हो जाएगा? एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु, ये एक्स मान लो आप, ठीक है। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु डबल डबल दे रखी है सब जगह, तो एक्स होगी। उनके बच्चों की आयु, उनके जितने भी बच्चे हैं आपने मान लिया कि वाई बच्चे हैं, ठीक है। मतलब उनके बच्चों की आयु, उनके बच्चों की आयु का योगफल कितना है? वाई मान लिया हमने, ठीक है। 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल, अच्छा ये क्या बोला इसने? व्यक्ति और उसकी पत्नी का आयु का योगफल बराबर है उनके बच्चों की आयु के योगफल का 6 गुना। तो ये होगी पहली इक्वेशन, ठीक है। 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 10 गुना था, 2 वर्ष पहले। तो 2 वर्ष पहले ये दो व्यक्ति है, वो और उसकी पत्नी, तो 4 माइनस करना पड़ेगा। और ये इनके बच्चे, इनके बच्चों की आयु का योगफल, तो इनके बच्चों की आयु का योगफल आपको कहाँ जाना पड़ेगा? पीछे 2 साल पहले। तो 2 साल पहले आपको जाना है। अब 2 साल पहले जाना है तो कितने बच्चे हैं इनके, ये माइनस करना पड़ेगा। तो भाई 2 साल पहले जाना है, दो, और एन बच्चे हों इनके तो एन मान लो आप, ठीक है। देखो यहाँ पे दो व्यक्ति थे तो दो दो करके 4 माइनस करना पड़ेगा। मान लो 6 व्यक्ति होते तो सब में दो दो माइनस करते तो 12 माइनस हो जाता। बट हमें पता नहीं कितने बच्चे, तो 2n मान लिया, एन मान लिया, एन बच्चे हैं, ठीक है। तो हो जाएगा एक्स बराबर 6y। अच्छा, ये कितना गुना हो जाएगा? 2 वर्ष बाद 10 गुना हो जाएगा, तो ये 60y माइनस 20n प्लस 4 हो गया, ठीक है। ये एक्स आ गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। और 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद यानी कि 6 6 12 हो जाएगा इनकी में तो। और यहाँ पे 6y प्लस
6n हो जाएगा। ठीक है, 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 6×18y प्लस 6×18n। ठीक है, बराबर, सही लिखा है ना, उनके आयु का बच्चों के आयु का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, -12। ठीक है, ये आ गया आपकी क्वेश्चन थर्ड। x बराबर है आपका 6y, और यहाँ पे x बराबर 6y रख देता हूँ, यहाँ पे 6y बराबर 60y माइनस 20n प्लस 4। तो ये इधर गया तो कितना बना, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचा 54y बराबर 20n-4। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, कुछ गलती हो गई क्या, ये y की वैल्यू ऐसे क्यों आ रही है भाई। हम्म बच्चों की आयु के योगफल का 6 गुना है, 2 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल उनके बच्चों की आयु के योगफल का 10 गुना है। ओ शिट यार, शिट मैन, ये गलत को कर दिया यहाँ पे। उनके बच्चों की आयु का योगफल तो हमने वाई माना था ना, शिट यार, उनके बच्चों की आयु का योगफल तो वाई माना था, तो वाई माइनस आपको कितना करना पड़ेगा, 2 साल पहले जाना है ना, तो 2n करना पड़ेगा, इसका 6 गुना करना था यार। वाई बराबर 6y माइनस 6×12n। ठीक है, 15 सेकंड बची, अब तो क्या ही हो पाएगा ये। ठीक है, तो x बराबर आ गया आपका 6y-12n+4। ठीक है, ऐसी दूसरी इक्वेशन में आएगा, देखो यहाँ पे x की जगह ना यहाँ 6y रख दो आप, ये 6y। हम्म और ये 6y से 6y कट जाता तो भी ये क्या हो जाता, गलत हो जाता ना फिर तो ये, कुछ तो गलत हो रहा था यार यहाँ पे। यही क्वेश्चन रह गया, यही क्वेश्चन करना था। हम्म, तो 82 हमारे करेक्ट हुए, 6 हमारे गलत हुए। ठीक है, 80 मार्क्स हमारे हो गए, जो कि अच्छे मार्क्स हैं। ठीक है, बाकी वो लास्ट वाला क्वेश्चन होना चाहिए था यार, उसमें सिली मिस्टेक करके वो गलत हो गया। बेसिक से करने वाले थे, सोचा था कि कुछ ट्रिक वगैरह सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, 3-4 मिनट रह रही थी तो सोचा बेसिक से करते हैं उसको। जीके जी इसको समझाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम ले देता हूँ ना मैं, तो इस वजह से टाइम का इशू रहता है, वरना तो टाइम का तो इशू नहीं होना चाहिए, 1 घंटे से भी कम में पेपर होने वाला होता है ये। ठीक है, इसमें बिल्कुल कोई इशू नहीं है, बट यार लास्ट क्वेश्चन वो रह गया, क्या कर सकते हैं हम। चलिए फिर, ये था आज का मॉक टेस्ट, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।